So good evening everyone. Once again welcome you all on your favorite channel न्यू लाइट प्रयास. आज हम करने वाले हैं SBTS 11 का केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन जो कि हुआ है 6 जनवरी यानी कि आज. तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर का स्लोगन कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको. इसी के साथ हम जारी करते हैं अपना केमिस्ट्री पोर्शन. केमिस्ट्री पोर्शन में बेटा जी केमिकल कैनेटिक्स थी एंड हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स थे. पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लिखा हुआ है द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कह रहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वॉज कंसंट्रेशन इनिशियल दी गई है और concentration after 30 minutes was given this amount. Calculate the rate constant of the reaction at 318 Kelvin. इसका मतलब है कि हमें क्या क्या चीज़ दी गई है. हमें रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला आपको पता है 2.03 अपॉन टाइम कितना दिया गया है 60 log A0 अपॉन 80. मतलब कि इनिशियल अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दी गई है. आपको पुट करनी है वैल्यूज 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग की बात करेंगे तो यहाँ पर लॉग कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी गई है. कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल दी गई है 1.24 इंटू 10 की पावर -2 एंड 0.20 इंटू 10 की पावर -2. इसको कैलकुलेट करना है आपके. तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा अप्रॉक्स 6.2 के आसपास का. तो 2.303 अपॉन 60 लॉग 6.2 लॉग 6.2 की जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 0.79 के आसपास. मतलब 0.8 हम अप्रॉक्स करके मान सकते हैं इसको, है ना. 0.8 हम मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली. जब आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, चलिए रख के देखते हैं. यहाँ पर आपको रखना है 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.8. तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आपकी मिलेगी 0.3 के आसपास की. तो 0.3 के आसपास की वैल्यू जो दी गई है पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव का कोई सेंस नहीं, वो आएगा पहले ऑप्शन में. इसका मतलब है कि सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करना है. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पर है जिसे आपको बहुत अच्छे से करनी है. राइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस इन द सर्टेन एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन इज 138. एक हाफ लाइफ दी गई है. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस टू फॉल फ्रॉम 1.8 मिलीग्राम पर लीटर टू 0.04. मतलब कॉन्सेंट्रेशन दी गई है और हमें टाइम चाहिए. तो टाइम के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 2.303 अपॉन के लॉग और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हम C1 C2 लिख देते हैं, इनिशियल एंड फाइनल. तो ये है. अब यहाँ पर मिसिंग क्या है, मिसिंग है के की वैल्यू नहीं पता है जिसके लिए हम के की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले के साथ. तो हमें k की वैल्यू चाहिए तो k के लिए हम कर सकते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ. टी हाफ हमारे पास है 138 सेकेंड. यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5.02 इंटू 10 की पावर 5.02 इंटू 10 की पावर -3. ये आया हमारा कांस्टेंट k की वैल्यू. अब यहाँ पर आप पुट कर देंगे सारे फॉर्मूलेस को. आप सारे फॉर्मूले पुट करेंगे. इस फॉर्मूले में T इज इक्वल्स टू 2.303 के अभी हमने निकाला 5.02 इंटू 10 की पावर -3 लॉग कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी पहले, इनिशियली थी 1.28 और ये फिर हो गई 0.04. आपने ये सॉल्व करना है पूरा. आपको ये पूरा सॉल्व करना है. फिर से अगेन कैलकुलेशन आएगी. कैलकुलेशन से आप जब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये आएगा आपका 690.4 सेकेंड के आसपास की वैल्यू. तो यहाँ पर भी इस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे तो पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों में ही सेम फार्मूले थे. नेक्स्ट चलते हैं. फॉर रिएक्शन, एक रिएक्शन दी गई है जिसके लिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज गिवन 2.2. द रेट वॉज फाउंड टू बी 2.4 ऑन रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द हाफ. ओके,
हमारे पास एक रिएक्शन है, चलिए मान लेते हैं हम इसका रेट लिखते हैं। रेट हमने यहाँ पर लिखी, और जब हमने रेट लिखी तो हमने देखा कि रेट क्या होती है, इज कांस्टेंट एंड ए। अच्छा, ऑर्डर हमसे पूछा जा रहा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर पूछा जा रहा है तो हम ऑर्डर मान लेते हैं एन, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। चलो यहाँ पुट करते हैं, रेट कितना दिया गया है, रेट दी गई है हमारी 2.4 और कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 2.2 की पावर n। अब हमने देखा यहाँ पर आप कैसे जानते हो, ये जो पावर्स होती हैं वही हमारी रेट होती हैं। हमने देखा कि सेकेंडली जब हमने इसको हाफ किया, इसका मतलब है कि जब हमने कॉन्सेंट्रेशन को हाफ किया तो ये कितनी हो गई, 2.4 से 0.6 हो गई, मतलब कितने गुना, लगभग 1/4 कम हो गई। इसका मतलब है कि जो हमारा रेट है वो कैसा कम हो जा रहा है, 1/4 कम हो जा रहा है। तो भाई जी हम कौन सी यहाँ पर n को कंपेयर करना है कि हम कितनी वैल्यू रखें यहाँ पर n की कि ये आ जाए। तो हमें पता है कि 1.2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1.4 आ जाएगा। इस तरह से n की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2, और ये कैसा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट एक रिएक्शन दी गई है जिसको हम बोल सकते हैं ईस्टर की हाइड्रोलिसिस। तो ईस्टर की हाइड्रोलिसिस किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, लर्निंग वाला पोर्शन भी याद करना होता है आपको। हमें पता है कि ये एग्जाम्पल होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, क्योंकि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें हमें लगता तो है देखने पे कि ये इनका ऑर्डर 2 होगा, 2 लोग यहाँ पर रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वाटर की बात करें, अगर हम एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं हाइड्रोलिसिस में, तो हम यहाँ पर इस वाटर को बोलते हैं कि इसका हमारे ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका मतलब इस पूरी रिएक्शन की ऑर्डर गवर्न बाय ओनली ईस्टर। तो ये होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जब मुझे दिख तो रहे हैं 2 लोग लेकिन वहां पर एक ही लोग, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है ये। A reaction involving 2 different reactants can be, कहते हैं कि अगर एक रिएक्शन में 2 डिफरेंट रिएक्टेंट हैं तो ये रिएक्शन कैसी होगी, क्या बाई मॉलिकुलर होगी, हाँ 2 लोग हैं तो मॉलिकुलरिटीज की 2 होगी, है ना, 2 होगी मॉलिकुलरिटी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। फिर और पढ़ते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा जी अब यहाँ पर 2 लोग हैं तो अब तो ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, सेकेंड भी हो सकती है भाई, दोनों लोगों को ही, दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन रेट को अफेक्ट कर सकती है, या किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट पड़ सकता है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो यहाँ पर हम जाएंगे 4th ऑप्शन के साथ कि चारों ऑप्शन यहाँ जो दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। ओके, फिर से लिखा है द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज, ये दिया गया है रेट लॉ, इफ concentration of B is tripled and concentration of A is same, the value of rate constant will be। तो चलो सॉल्व करते हैं, जरा रुकिए, सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा माइंड में ध्यान दीजिए कि रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है, जबकि रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने या घटने पे कम या ज़्यादा नहीं होंगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि रेट कांस्टेंट कैसे रहने वाली है, सेम रहने वाली है। रेट कांस्टेंट यहाँ पर क्या होगी, रेट कांस्टेंट किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने पे चेंज नहीं होगी। कहते हैं बेटा ग्राफ एनसीईआरटी से लिया गया है, ग्राफ बनाया गया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। कहते हैं कि ये जो है, ये जो लाइन है इसमें ये x क्या है बेटा जी, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर ग्राफ में जो ग्राफिकल वैल्यू ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए जो हम जाएंगे विच विल बी द सेकेंड ऑप्शन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें आपको दिया गया है कई सारी स्टेप में फास्ट और स्लो रिएक्शन और आपसे पूछा जा रहा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, स्लोवेस्ट स्टेप के ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कितना, ऑर्डर आ जाएगा के मॉड ऑफ x एंड y2। अच्छा, अब यहाँ पर हम फास्ट स्टेप से हम k की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो फास्ट स्टेप से अगर हम निकालें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो k क्या आ जाएगा, k आ जाएगा हमारे kc आ जाएगा x² या फिर x 2 है तो x अपॉन x2, या फिर हम इसको बोल सकते हैं s² अपॉन x2। ये 2 चीजें आएंगी। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें, तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट kc इंटू
X2। ये जरा देखिए, ये हमारा आया फास्ट स्टेप से। फास्ट स्टेप से हमने क्या किया, x की वैल्यू को निकाल लिया। अब ये x की वैल्यू हम रखते हैं स्लोवेस्ट स्टेप वाली रिएक्शन पे, क्योंकि यही होती है रेट को डिटरमाइन करने वाली स्टेप। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे रूट KC एंड X2, और ये हो गया हमारा Y2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, KC हमारा कांस्टेंट हो गया तो KC को 1/2 भी लिख सकते हैं, X2 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, रूट की वैल्यू को 1/2 लिख सकते हैं, एंड Y2 की पावर 1। अब KC तो हमारा कांस्टेंट हो गया। अगर हमें ऑर्डर बताना है तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, तो हाफ प्लस 1, इसका मतलब 3/2 या फिर 1.5। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगी दैट विल बी द 1.5। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2 रेट एंड रेट कांस्टेंट आर गिवन, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 एट द टाइम। तो अब हम यहाँ पर देखें कि रेट कांस्टेंट दिया गया है, सेकेंड इनवर्स में हमारी दी गई है रेट एंड रेट कांस्टेंट। सेकेंड इनवर्स का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ पर रेट की बात करते हैं तो रेट हो जाएगा K N2O5 का स्क्वायर, सॉरी 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, बस यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी रेट अपॉन K, रेट की वैल्यू इज गिवन, रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया है 1.02 इंटू 10 की पावर -4, और रेट कांस्टेंट दिया गया है 3.4 इंटू 10 की पावर -5। बस आपको इतना कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये जाएगा अप्रॉक्स, ये अगर हम 10 की पावर करें तो 10.2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3.4। बस इसको सॉल्व करना है, अप्रॉक्स 3 टाइम्स जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, असर्शन दिया गया है कि SN2 रिएक्शन इज अकम्प्लेन्ड बाय द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बात बिल्कुल ठीक है कि जब हम SN2 की बात करते हैं तो यहाँ पर 100% वर्ल्डन इन्वर्जन होता है। हम लोग बोलते हैं 100% वर्ल्डन इन्वर्जन होता है। इसका मतलब है अगर कायरल का हमारा अल्काइल हैलाइड हुआ तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि बैक साइड अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो पहला असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। रीज़न कहते हैं SN2 रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप। तो रीज़न तो यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि जब हम SN2 की बात करते हैं तो सिंगल स्टेप में यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। तो मैच करते हैं, कहते हैं कि असर्शन तो ठीक है बट रीज़न फॉल्स है। एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि असर्शन हमारा जो रीज़न है वो फॉल्स है। 61 की बात करें, अरेंज द गिवन एल्काइल हैलाइड इन द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NSR रिएक्शन बताना है आपको। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कौन कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, वो बढ़िया तरीके से NSR दे देगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हैलाइड्स हटा के हम यहाँ पर अपना कार्बोकेटायन देख लेते हैं। तो अब हमें दिख गया कार्बोकेटायन 2 डिग्री है, और ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो कैसे हैं, ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन है, ये अलाइलिक है, और उसमें भी लीविंग ग्रुप ब्रोमीन बढ़िया है। तो सबसे बढ़िया तरीके से जो NSR रिएक्शन देगा वो है B देन C। अब यहाँ पर बात करें A और D में, तो बेटा A है हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, जबकि यहाँ पर ये विनाइल है विच इज़ अनस्टेबल। तो विनाइल है, कॉन्जुगेशन नहीं, तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल, एंड D आ जाएगा सबसे लास्ट में। ये ऑर्डर फॉलो करेगा B C A D। इसके साथ हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन में, एडिशन ऑफ Br2 ऑन CS2 जब हम CS2 की बात करेंगे तो अगर हम ब्रोमिनेशन करवाएं, हेलोजिनेशन करवाएं, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हमने यहाँ पर ब्रोमिनेशन कराया तो यहाँ पर अगर CCl4 मीडियम में लिया तो हमारे विसिनल डाइब्रोमाइड बनेंगे। अगर हम यहाँ वाटर ले लें, नॉन पोलर ले लें, तो फिर एक पर अल्कोहल और एक पर ब्रोमीन ग्रुप आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिया गया है, एक पर NaCl लिया गया है। तो पहले तो ब्रोमिनेशन हमने कराया, तो CS2 यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर
ESR रिएक्शन है, ये EAR रिएक्शन है, जो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा प्लस वाला वो पहले जाके अटैक कर देगा। इसका मतलब एक ब्रोमीन तो लग चुका है यहाँ पर। अब ये पड़ा हुआ है यहाँ पर कार्बोकेटायन, यहाँ पर साइक्लिक हेलोनियम आयन बनते हैं। अब यहाँ पर बेटा जी NaCl है एक्वस में है, इसका मतलब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल भी वेटिंग पे है, आपका Cl माइनस भी है और Br माइनस भी है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई सा भी अटैक कर सकता है और आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको मिल सकता है या तो ब्रोमीन था ये OH लग जाए, या फिर यहाँ पर ब्रोमीन तो था ही Cl लग जाए दूसरे पे अटैक कर दे, या फिर आपके पास दूसरा ब्रोमीन भी अटैक कर दे। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, हमसे मेजर नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया क्या क्या बन सकता है, तो तीनों ही प्रोडक्ट्स हमारे बन सकते हैं। तो हम जाएंगे ऑप्शन ऑल ऑफ दीज के साथ। इन द गिवन रिएक्शन प्रोडक्ट Y इज, बेटा जी यहाँ पर हमारे पास है एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर ईथर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया, इसका मतलब ये है प्रोडक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये बन जाएगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर ऐसी स्पीसीज के साथ रिएक्ट करे जो उसको H प्लस दे, तो वो क्या करेगा, H प्लस को लेके अपना एल्काइल और दूसरे मेंबर का सिर्फ H प्लस लेगा और यहाँ पर बना देगा ये साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन बना देगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। आपसे पूछा गया है कि जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, नेम ऑफ द रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन लिया गया। यहाँ पर देखिए कि 1 मोल है आपके पास एरोमेटिक हैलाइड मतलब अराइल हैलाइड है, और 1 मोल है आपके पास अल्काइल हैलाइड। अगर इन्होंने सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो ये रिएक्शन कहलाती है वुड्स-फिटिक रिएक्शन, ये कहलाती है वुड्स-फिटिक। Among the following, the reaction that proceed through an electrophilic substitution, ESR की बात कर रहा है बेटा जी। ESR पहली बात जनरली बेंजीन और उनके डेरिवेटिव्स देते हैं, बेंजीन रिंग की रिएक्शन होती है ये। और ESR के लिए मुझे चाहिए कोई सा लुईस एसिड, मुझे लुईस एसिड चाहिए और डार्क कंडीशंस चाहिए, सनलाइट ना हो, है ना, डार्क कंडीशन चाहिए। तो देखो किसी रिएक्शन के ऊपर अगर इन दोनों में से कोई चीजें हैं तो हम जान जाएंगे कि ESR है। जैसे यहाँ पर CO2 CO2, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन कैसा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, UV राइज फ्री रेडिकल रिएक्शन, AlCl3 एक लुईस एसिड, और यहाँ पर हीट फिर से यहाँ पर फ्री रेडिकल। इसका मतलब है कि हम जाएंगे, अच्छा हम यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, HCl रिप्लेस कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर। ये है हमारा लुईस एसिड और बेंजीन, तो बेंजीन का क्लोरीनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड इट इज एग्जाम्पल ऑफ ESR। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन बिलो, एक रिएक्शन दी गई है जिसमें अल्कोहलिक QH, बेटा जी अल्कोहलिक QH और हीट क्या कराता है, कराता है बीटा एलिमिनेशन। इस रिएक्शन को बोलेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इट इज काइंड ऑफ एलिमिनेशन, ये बीटा एलिमिनेशन है। अब यहाँ पर देखिए अल्फा हमारा ये रहा, यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस। अब बेटा जी सबसे पहले तो ये कार्बोकेटायन बना, तो कार्बोकेटायन क्या करेगा, खुद को रीअरेंज करेगा। तो देखिए ये है और यहाँ पर ये प्लस है, बेटा जी यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही एक, ये क्या करेगा, हाइड्राइज शिफ्टिंग करेगा, ये H पहले यहाँ आएगा, तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा कुछ ऐसा, ये प्लस। अब बेटा यहाँ पर एलिमिनेशन कराना है, खोजना है बीटा पोजीशन, तो यहाँ पर बेटा बीटा ये भी हो सकती है और बीटा ये भी हो सकती है, और इसको बीटा खैर sp2 है तो हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब कौन सा बीटा, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या बताएंगे कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो हम वहां से H निकाल लेंगे, मतलब कि ये वाला बीटा जाएगा बेटा जी जो आपको एल्कीन देगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है दैट विल बी दिस वन, ये बनेगा। देखिए कहाँ पर गिवन है, ये गिवन है हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही, तो पहला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, जहां पर एक एल्कीन दी गई है NHBr से रिएक्शन कराई गई, मतलब कि आपसे हेलोजन हैलाइड को कह रहा है कि जोड़िए। अब हेलोजन हैलाइड जोड़ेंगे बेटा जी तो मार्कोनिकॉफ एडिशन के दौरान MKR रूल लगाएंगे। MKR में हमें पता है कि सबसे पहले मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। अब कार्बोकेटायन यहाँ पर बना,
तो देखिए सबसे पहले कार्बोकैटायन अपने आप को क्या करने वाला है, वही रीअरेंज करने वाला है। ये है 2 डिग्री, लेकिन इधर बगल में इसने देखा तो ये कैसा है, ये 3 डिग्री है, तो क्या करेगा, शिफ्टिंग करेगा, हाइड्रोजन के साथ टाई अप करेगा और इसको बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब यहाँ पर क्या बन गया, CH3C प्लस CH3 एंड CH2CH3। अब न्यूक्लियोफाइल बेटा जी यहाँ पर अटैक कर देगा Br माइनस आ जाएगा इस कार्बन पे। इसका मतलब है मेरे पास आएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद Mg इन ड्राई ईथर। क्लोरोबेंजीन की बात की जा रही है, चलो बना लेते हैं। क्लोरोबेंजीन ने क्या किया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम से रिएक्ट किया। इसका मतलब है ये रिएक्शन बताती है यहाँ पर बनने वाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये बन गया फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको हमने कंपाउंड ए लिखा। इन्होंने कहा कि अगर हम इसको फर्दर रिएक्ट कराएं एथेनॉल से, तो बेटा अभी सेम रिएक्शन हो चुकी थी। एथेनॉल से रिएक्शन कराने का मतलब है ऐसी स्पीसीज जो H+ दें, तो ये क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना एल्काइल और दूसरे मेंबर का सिर्फ H+ लेगा। इसका मतलब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट विल बी द बेंजीन, सेकेंड ऑप्शन। 69. The reagent used in Gattermann reaction for the preparation of aryl halide H. aryl halide बनाने के लिए गैटरमैन रिएक्शन होती क्या है, गैटरमैन रिएक्शन है जब हम डाइअजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर और HCl या HBr की प्रेजेंस में। तो यहाँ से मुझे मिलता है हेलोअरीन्स, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन एराइल हैलाइड मिलते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि क्या लेते हैं, हम कॉपर पाउडर लेते हैं HCl की प्रेजेंस में। When benzyl chloride is treated with ethanoil KCN, the major product is, तो बेंजाइल क्लोराइड लिख लेते हैं पहले तो हम। ये है हमारा बेंजाइल क्लोराइड और हमने इसकी रिएक्शन कराई है एथेनॉइल का मतलब हो गया एल्कोहलिक KCN के साथ। तो बेटा जी यहाँ पर आपको याद हो KCN और AgCN 2 रिएक्शन आपको बताई जाती हैं कि जब पोटेशियम नाइट्राइड या पोटेशियम साइनाइड लेते हैं तो आपको सिंपली Cl रिप्लेस बाय Cl, यहाँ पर आपको बेंजाइल साइनाइड मिल जाता है। तो बेंजाइल साइनाइड, अगर आप यहाँ पर Ag लेते, AgCN लेते, तो यहाँ पर आपको मिलता आइसोसाइनाइड, मतलब तब जाता 4th वाला ऑप्शन CH2NC जाता। ठीक, फिलहाल हमसे ये पूछा गया था, तो हमारा 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कहते हैं एल्काइल हैलाइड्स आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे। बेटा जी एल्काइल हैलाइड की बात करें तो पोलर होते हैं, लेकिन फिर भी वाटर में ये मिसिबल नहीं होते हैं। इसका रीज़न है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं वाटर के साथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया, तो देखो ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन का मतलब हो गया बेटा जी एक कार्बन, है ना, ऐसे लिखना है इसको, एक कार्बन और ब्रोमो है तो एक ब्रोमीन। ब्रोमोफॉर्म का मतलब होता है एक कार्बन और 3 ब्रोमीन। ब्रोमोफॉर्म होता है CHBr3, ये होता है ब्रोमोफॉर्म। और ब्रोमोमीथेन क्या हो गया, ब्रोमोमीथेन हो गया CH3Br। उसके बाद क्लोरोमीथेन एक कार्बन प्लस एक क्लोरीन, इसका मतलब है CH3Cl। और डाई ब्रोमोमीथेन फिर से एक कार्बन लेकिन 2 ब्रोमीन, CH2Br। आपसे पूछा जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट। बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। तो मॉलिक्यूलर मासेस अगर हम देखें तो सबके यहाँ पर मासेस अलग अलग हैं। कार्बन सभी में एक है, इसका मतलब कार्बन से हम डिसाइड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन हमारे पास हेलोजन एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो सबसे ज़्यादा मास होता है ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का। तो 3 ब्रोमीन के साथ सबसे ज़्यादा मास हो जाएगा हमारे सेकेंड वाले का। उसके बाद जिसके पास 2 ब्रोमीन, या आपके NCERT इंटेक्स का क्वेश्चन है बेटा जी, उसके बाद जिसके पास 1 ब्रोमीन है, और सबसे लास्ट आएगा 1 क्लोरीन के साथ वाला हमारा क्लोरोमीथेन। तो 3rd सबसे कम, देन 1st, देन 4th, देन 2nd। मुझे लगता है 1st ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 1st विल बी द राइट आंसर बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन एक्सचेंज मैथड।
कहता है कि इनमें से हेलोजन एक्सचेंज मेथड कौन है। तो बेटा हेलोजन एक्सचेंज मेथड में फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज दो रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहले वाले में देखो एल्काइल हैलाइड है, NaI है, और हमने देखा RI, मतलब कि I चला गया R के साथ और X चला गया Na के साथ। हेलोजन एक्सचेंज मेथड हमारा पहला वाला है। दूसरे रिएक्शन की बात करें बेटा तो यहाँ पर बॉन्ड टूटे और HX जुड़े, बॉन्ड टूट के यहाँ पर H और X जुड़ रहे हैं, मतलब कि ये हो गई हमारी एडिशन रिएक्शन EAR, क्योंकि एल्कीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। ROH एंड HX ल्यूकास रिएजेंट वाली रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट हुआ है, इसका मतलब NSR, यहाँ OH माइनस हटा और X माइनस आया। लास्ट हम बात करें कि X2 लग गया है बेंजीन पे, इसका मतलब ये रिएक्शन है ESR, बेंजीन की प्रॉपर्टी को दिखाती हुई ESR। तो यहाँ पर भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। NaI आयोडाइड के लिए हम फिंकलस्टीन रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 तक बेटा आपने किए हैं डिस्कशन मेरे साथ। आई होप कि पेपर बहुत अच्छा रहा होगा, आपका बहुत अच्छा गया होगा। जो नहीं आता है आप देख लीजिए, आगे के क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे MS सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल इंडिया SBTS टेस्ट 11 का, जिसमें आपका 51 to 73 क्वेश्चन आपके कोमल मैम ने किया है, और उसके बाद 74 से लेकर के 81 क्वेश्चन मैं करूंगा, और उसके आगे आपके MS सर, हमारे MS सर 82 से लेकर के आपके 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 74 क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन X2Y गिव्स 2I + Z, ये सब गैसेस के फॉर्म में है। द इनिशियल प्रेशर वाज फाउंड टू बी 400 मिलीमीटर, दिया हुआ आपका, विच चेंज टू 1000 मिलीमीटर आफ्टर 20 मिनट। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका पूछ रहा है क्या, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन विल बी, मतलब के की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे इक्वेशन लिखें सबसे पहले, क्या x, थोड़ा हम छोटा लिखें क्योंकि क्या है आपका, देखिए x आपका किस फॉर्म में है, गैसियस के फॉर्म में है, और गिब्स क्या होगा आपका 2, यहाँ पे 2y गैसियस के फॉर्म में है, प्लस क्या होगा आपका z गैसियस के फॉर्म में है। अब अगर हम देखें यहीं पे क्या कि T = 0 पे कितना आपका है, बताइए कितना है। देखो यहाँ पे 400 इनिशियल, देखो लिखा हुआ है इनिशियल प्रेशर, तो मतलब 400 है, यहाँ पे 0 है। ठीक, और T = इक्विलिब्रियम पे अगर हमने मान लिया प्रेशर P है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 400 - P, यहाँ पे क्या होगा आपका 2P, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा। टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर PT = इसको हम लोग ऐड कर दें तो 400 - P + 2P + P, इससे इसको काट दें तो PT = कितना आ गया आपका, यहाँ पे 400 + 2P। ठीक, यहाँ PT की वैल्यू कितना दिया आपका, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1000, मतलब क्या होगा आपका 1000 = 400 प्लस क्या होगा आपका 2P हो जाएगा। इसको इधर लेके चले जाएं तो क्या बचेगा आपका 600 = क्या होगा आपका 2P हो जाएगा, और P = कितना हो जाएगा 600 / 2, मतलब कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इतना तो हम लोग समझ में है। अब उसको क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं के = क्या होता है 2.303 / T log, यहाँ पे A/A - A0 हो जाएगा आपका। ठीक, यहाँ देखिए 2.303 / T की वैल्यू कितना दिया हुआ, सॉरी कितना दिया, देखो यहाँ पे 20 मिनट, मतलब 20 लिख देंगे। ठीक, log A की वैल्यू कितना दिया, वही मतलब P, सॉरी A कितना दिया आपको, देखो यहाँ पे A की ना 4 है, देखो लिखा हुआ है A, तो 400 / 400 300। ठीक है, ये भैया आपका आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिख दें, हम लोग लिख दें 2.303 / 20 log
क्या होगा आपका, इसको कर दीजिए 400 अपान क्या हो जाएगा 100, इसको इससे काट दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका 2.303 अपान 20 log क्या होगा आपका 4। तो log 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 2 मतलब 2 log 2 हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 और क्या होगा आपका अपान 20 इंटू 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है आपका 0.3010, और जब इसको हम लोग काट देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे 3 3 33 69, 69, इसका मतलब क्या होगा आपका 0.069। आप देख सकते हैं कौन सा होगा आपका 0.069 आपका 3 क्या होगा आपका मिनट इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, देखिए आपका कितना आएगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आपको करना था। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। देखिए क्या दिया हुआ आपका है 75 फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन A plus B gives C plus D if the heat of reaction is 20 kilojoule, ठीक है ना, मोल, and activation energy of the forward reaction 85 kilojoule per mole. The activation energy of backward reaction is पूछ रहा है किलो जूल पर मोल में क्या होगी। तो बताओ भैया इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ठीक ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस हम लोग डेल्टा एच लिखते हैं। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की वैल्यू देखो कितना दिया आपका है, देखो यहाँ पे दिया हुआ फॉरवर्ड की 85 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो 85 हम लोग लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू पूछ रहा है बैकवर्ड के लिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ठीक ना, और यहाँ पे देखो डेल्टा एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कितना 20 दिया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं डेल्टा एच एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो निगेटिव वैल्यू होती है, इसका मतलब क्या होगा आपका माइनस का 20 हो जाएगा किलो जूल हो जाएगा, तो यहाँ लिख दें हम लोग माइनस का 20। अब देखिए यहाँ ये इधर जाएगा, इसका मतलब पी ए किसके लिए बैकवर्ड की बात करेंगे तो 85 प्लस क्या हो जाएगा 20 मतलब कितना हो जाएगा 105 क्या होगा आपका किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है ना, तो देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, देखो क्या दिया आपका है, यहां बात करें हम लोग क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम डाईपोल मोमेंट। तो अगर मैक्सिमम डाईपोल मोमेंट की बात करते हैं CH3I, CH3Br, CH3F और CH3Cl में, तो आपके एनसीईआरटी में एक बार चार्ट दिया हुआ आपका है कि इसमें हाइलो एरिन्स हाइलो एल्केन्स में डाईपोल मोमेंट के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका होता है आपका है CH3F का होता है, सॉरी CH3Cl का होता है, ठीक है ना, उसके बाद CH3F फिर CH3Br CH3I होता है। ये एक चार्ट दिया हुआ आपका है, इसको आपको लर्न करना है, ठीक ना, और ये फार्मूला भी क्या होता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू डी, और डी को भी हम लोग क्या बोलते हैं यल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक आपकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई है उससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं 77 का, तो क्या लिखा हुआ ए सर्टेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, के की वैल्यू दिया हुआ है आपका यहाँ पे 0.025 मोल पर सेकेंड, देखो दिखा दिया मोलर पर सेकेंड दिया हुआ है, फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ ए what will be the concentration of A after 15 seconds if the initial concentration is 0.5 मोलर टी। बताइए भैया क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे एक जो हम लोग कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो होता आपका है रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपान क्या होता है टी होता है। ठीक, अब K की वैल्यू देखो कितना दिया हुआ आपका है, देखिए K की वैल्यू दिया हुआ 0 पॉइंट कितना दिया है 025 इज इक्वल टू ए नॉट, और ए नॉट की वैल्यू कितना दिया देखो इनिशियल कंसेंट्रेशन दिया हुआ आपका 0.5 माइनस ए अपान टी की वैल्यू कितना दिया हुआ आपका है, देखो यहाँ पे टी की वैल्यू दिया हुआ आपका है 15 सेकेंड दिया हुआ है, तो 15 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं।
देखो भैया इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 0.5 माइनस ए इज इक्वल टू 0.025 इंटू क्या हो जाएगा आपका 15, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा आपका यहीं पे 15 75 75, 7 15 दूना 30 और 7 37 37 हो जाएगा, और कितना है 1 2 3, तो पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 0.5 माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 0.375। हमको इसकी वैल्यू निकालना है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.5 माइनस 0.375। तो देख सकते हैं भैया आप क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हम लोग ऐसे कर दें 0.500.375 कर दीजिए। यहाँ 5 9 में 7 या 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी इसको हम ऐसे कर दें 0.500 आपका पॉइंट 0.375। देखो भैया 5 2 और 4 में 3 जा 1, 0.125 देख सकते हैं। तो क्या आएगा 0.125 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0.125 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ देख सकते हैं 77 का आंसर कौन सा होगा आपका 0.125 क्या हो गया आपकी मोलरिटी हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए आओ भैया आगे बात करते हैं हम लोग। देखो क्या दिया हुआ आपका है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का क्या इनकरेक्ट पूछा गया आपसे। ठीक है ना, तो अगर हम लोग इनकरेक्ट के बारे में पूछे हम लोग यहीं पे, तो कैसे हम लोग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे भैया यहाँ पे क्या पूछा इनकरेक्ट, तो देखो क्या लिखा हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, एकदम सही है, एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिटरमाइन करते हैं। चलिए इफ इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, मतलब क्या हो रहा है, सम पावर की बात करें कितने, देखो लिखा हुआ है सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। हाँ एकदम सही है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या करते हैं, बताते हैं जितने भी पावर होती हैं। इफ डज नॉट नेसेसरी डिपेंड ऑन द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब जो अगर नेसेसरी अगर नहीं हो रही है तो किस पे डिपेंड करते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे। ठीक है, भी सही है। जो क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल वैल्यू, नहीं भैया फ्रैक्शनल वैल्यू तो होते हैं। ठीक है ना, तो इनकरेक्ट जो होगा आपका क्या होगा, आपका यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो फोर्थ इज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं 79 का। देखिए क्या दिया हुआ है, ए रिएक्शन हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 1 मिनट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज अराउंड ऑफ टू बी, देखो नियरेस्ट इंटीजर जैसे वैल्यू सब दिए हुई है। तो इसकी देखो पूछा है हाफ लाइफ 1 मिनट के लिए, और क्या पूछा आपसे है, देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड 99.9%। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते ए हैं यहाँ पर कि T99 की बात करेंगे, T यहाँ पे क्या करेंगे 99.9%। ठीक है ना, देखो लिखा हुआ है 99 इज इक्वल टू टी हाफ इंटू 10 होता है, और टी हाफ की वैल्यू कितना दिया, 1 मिनट दिया हुआ है, तो 1 इंटू क्या कर देंगे 10, तो इसका मतलब क्या होगा आपका टी 99.9% पे कितना हो जाएगा भैया 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर 80 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ 80 क्वेश्चन में, दिया हुआ फार्दर रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 इफ DNH3/dt, इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है, पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ -DH2/dt वुड बी, क्या होना चाहिए। तो देखो भैया यहाँ पे अगर जो हमारी वैल्यू दिया, जो हमारी इक्वेशन दिए हुए हैं N2 + 3H2 गिव्स क्या हमारा है 2NH3 अमोनिया। ठीक है ना, अगर इसका हम लोग लिखें रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करें तो क्या होगा आपका -D/dt, किसके लिए N2 का कंसंट्रेशन
इज इक्वल टू -1/3 d/dt किसके लिए, H2 का कंसंट्रेशन, इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट है तो +1/2 क्या होगा d/dt किसके लिए, अमोनिया का कंसंट्रेशन। अब भैया देखो यहाँ पे क्या दिया आपका, इसके बारे में पूछ रहा है, यहाँ इसके बारे में पूछ रहा है आपसे है, यहाँ पे d/, ये वाला वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी दी हुई है, तो देखो हमको निकालना है -d/dt किसके लिए, H2 के लिए, इज इक्वल टू क्या है आपका +1/2, और देखो यहाँ पे 3 है तो 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 3, और ये पूरे की वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, देखो यहाँ पे इंटू 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा आपका 3 इंटू 10⁻⁻⁴ क्या लिखा है, मोल लीटर इनवर्स क्या होगा आपका, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। देखिए कौन सा आंसर होना चाहिए, यहाँ पे 4th इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, बोलिए। चलिए भैया अब देखो भैया 81 की बात करें हम लोग, तो 81 आपका सबसे शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा से पूछा जाता है आपसे, है क्या दिया था, हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 + B2 gives 2AB, ये दिया हुआ आपका, फॉलो द फॉलोइंग मैकेनिज्म, A2 A + A फास्ट रिएक्शन हो रही है, A + 2B gives 2AB + B स्लो स्टेप में हो रही है, A + B AB दे रहे हैं फास्ट स्टेप में हो रही है, पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो कौन होता है, स्लो स्टेप के होते हैं। स्लो स्टेप ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग रेट निकालेंगे, रेट क्या होगा आपका, तो रेट निकाल लीजिए। सबसे पहले रेट की बात करें तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के, और यहाँ पे क्या निकालेंगे, स्लो स्टेप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो रेट इज इक्वल टू के, सबसे लेते हैं हम लोग क्या, ए की पावर, एज पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं, ए की पावर क्या होगा आपका x, और b की पावर क्या हो जाएगा आपका y। अगर हम लोग स्लो स्टेप की बात करें, क्योंकि स्लो स्टेप ही जो होता है क्या हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो स्लो की बात करेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा आपका के, और यहाँ देखो रेट डिटर क्या होगा a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू B2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भैया दूसरा देखो, यहाँ हम लोग क्या, ये तो वैल्यू हमारी आ गई। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि हमको देखना क्या है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि क्या फास्ट स्टेप की बात करेंगे। अब फास्ट स्टेप में कौन सा होगा आपका, ए वाला हो जाएगा। तो जब हम लोग फास्ट स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, के डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ए इंटू ए अपान क्या हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख दें, ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपान क्या होगा आपका A2, क्या होगा आपका A2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए वैल्यू तो हमारी आ गई, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख दें और सही रहेगा, इज इक्वल टू के, ऐसे लिख दें हम लोग, अच्छा रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करें, हम लोग यहाँ से के इधर से क्या करें, हम लोग ए की वैल्यू निकालना हमको है, ठीक। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगा, हम ऐसे लिख दें हमको यहाँ पे क्या, ए का स्क्वायर, ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या करोगे आपका, इसको हम हटा दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, ठीक। अब देखो भैया के डैश इंटू A2, ठीक, के डैश इंटू A2, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे A इज इक्वल टू ए की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग के डैश, और यहाँ पे A2 की पावर क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जो A है यहाँ पे लिखेंगे, तो यहीं पे जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आइए देखते कैसे लिखते हैं। यहाँ पे स्लो स्टेप में हमको लिखना है, तो देखो क्या होगा आपका, जो अगला जो हमारा रेट होगा, रेट इज इक्वल टू इसी में होगा हमारा, तो कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, और देखो यहाँ पे के डैश, इसकी वैल्यू हमको लिखना है, इसकी वैल्यू, तो देखो क्या हो रहा है आपका के डैश, अब क्या होगा आपका ए की कंसंट्रेशन A2 सॉरी
क्या होगा आपका A2, ऐसे लिख दें तो अच्छा रहेगा, KA2 की कंसंट्रेशन कितना है 1/2 और क्या है यहाँ पे B2। ठीक है, अब देखो B2 की पावर 1 है और A2 की पावर 1/2 है, इसको हम लोग K लिख दें तो ऐसे लिख दें हम लोग K इज इक्वल क्या होगा K, यहाँ पे लिख दें हम लोग क्या A2 की पावर 1/2 और क्या होगा आपका यहाँ पे B2 की पावर क्या हो जाएगा 1, क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे जो नया रेट हमारा आएगा। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जो ही पावर होता है वही हम सम हो जाएगा, तो क्या होगा आपका 1/2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा आपका 3/2 या इसी को हम लोग बोल देंगे 1.5 बोल देंगे। तो देख सकते हैं आप कौन सा होगा 0, 1, 2 और 3/2। तो देखो 3/2 1.5 ने दिया है, 3/2 दिया हुआ है, तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये रहे हमारे आपका 74 से लेकर के आपका 81 तक के क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने सॉल्व किए, और इसके आगे आप लोगों को एमएस सर कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो गुड इवनिंग बच्चों, आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। आइए देखा जाए बेटा, 82 तक यानी 81 तक उपेंद्र सर ने किया है, उसके पहले कोमल मैम ने किया था। इसके आगे ऑनवर्ड आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 82 को अगर देखें तो इन्होंने दे रखा है C7H8 और कह रहे हैं अंडरगो फॉलोइंग चेंजेज या फॉलोइंग रिएक्शन, और आपको बताना है इसमें फाइनल क्या C क्या होगा। तो अगर इससे हम लोग देखें बेटा तो ये है क्या, टालिन, ठीक। आप यहां क्या करवा रहे हो भाई, 3Cl2 के साथ इसे क्या कर दे रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं। तो बेंजीन लिंक पे तो हम जाएंगे नहीं, तो इसका मतलब है जो ऊपर CH3 से लगा हुआ हाइड्रोजन है इसका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। ये मिल गया आपको। अब यहां इन्होंने लिया है Br2 और आयरन, यानी अब बेंजीन लिंक पे हमको जाना है। तो यहां जब आयरन की उपस्थिति में Br2 से आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहां क्या मिल गया Br, और फाइनली जिंक HCl आप ले रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप रिडक्शन करवा रहे हो। और फिर जब आप रिडक्शन करवा रहे हो बेटा तो ये जो CH3 ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, CH3 ग्रुप में, यानी ये हट जाएगा, CH3 ग्रुप इसकी जगह आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली हमको क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग देखें, चाहे इसके पोजीशन आप इसकी बात कीजिए, अब टॉल्यूइन है तो टॉल्यूइन के आर्थो और मेटा पोजीशन पे क्या लगा, Br लगा है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिला उसका नाम अगर हमको लेना है तो क्या हो जाएगा, मेटाब्रोमो टॉल्यूइन। चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज गिवन। बच्चा इन्होंने रेट कांस्टेंट पूछा है और हाफ लाइफ दी है, तो एक सीधा सीधा बच्चा फार्मूला है, K बराबर है 0.6932 अपॉन T हाफ। इसमें बच्चा T हाफ की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो करीब करीब आता है 0.0144, और फाइनली जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻³ ठीक। तो देखिए 1.44 इंटू 10⁻³ ये मिल गया आपको आंसर। फर्स्ट T आपकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे आ जाइए, कह रहे हैं फॉर ए केमिकल रिएक्शन A से B इन्होंने बना रहे हैं, इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज 4 टाइम्स। यानी रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है जब कंसंट्रेशन को आप क्या कर रहे हो, 4 टाइम्स कर दे रहे हो। यानी अगर इनिशियल रेट को हम क्या मान लेते हैं R, तो क्या हो जा रहा है डबल, यानी 2R हो जा रहा है। और ये कब हो रहा है डबल, जब आप रेट देखिए, ये कब, जब कंसंट्रेशन को क्या कर दे रहे हो 4 टाइम्स कर दे रहे हो। अगर पहले हम A मान लें तो ये क्या हो गया 4 है, ये R कट गया, A कट गया, यानी इधर आपको क्या मिल गया है रेट साइड में 1/2 और इधर आपको क्या मिल गया है 1/4। अब 1/4 में क्या कर दें, किसके बराबर हो जाता है, यहाँ अगर हम पावर हाफ कर दें तो इसका मतलब क्या है, इसके बराबर आ जाएगा। तो हाफ लाइफ इसकी मतलब सॉरी इसके बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, और इसकी जो पावर आप ले रहे हो यही क्या है, ऑर्डर है, तो इसका मतलब हाफ ऑर्डर। या ऐसे भी आप जनरली कर लो कि अगर आप
4 टाइम्स कर रहे हो कंसंट्रेशन और उसके बाद रेट डबल हो रहा है तो ऑर्डर क्या हो गया, हाफ। अगले में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताना है जो चीज सही नहीं है। ठीक है भाई, पहला पढ़िए। ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन, नहीं, जब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन करते हो तो बच्चा ये कंसंट्रेशन नहीं बल्कि क्या होता है, लॉग कंसंट्रेशन। लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लेते हैं, कंसंट्रेशन का नहीं लेते। तो यही आपका आंसर हो गया, यही इनकरेक्ट हो गया, पहले ही मिल गया आपको, इनकरेक्ट यही मिल गया आपको। ठीक, आगे आ जाइए। फॉर ए रिएक्शन ऑफ ऑर्डर n द यूनिट, बच्चा एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअली इस इक्वेशन की हम लोग हेल्प लेते हैं तो इसमें कुछ बताना नहीं है, ये याद ही होती है आप लोग को, इसमें कुछ डेराइव नहीं यहाँ करके देखना है बेटा, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। 86 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 8 जाते हैं हम लोग। इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है और अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, आपसे पूछी क्या गई है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, और डेटा क्या दे रहे हैं कि अगर रेट को हम डबल कर दे रहे हैं, टेम्परेचर यहां से यहां लेके जा रहे हैं, तो कह रहे हैं व्हाट व्हेन द टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालना है। इसके लिए बच्चा एक फार्मूले का इस्तेमाल आपको करना है और फार्मूला क्या होता है, log R2 अपान R1, ये बराबर हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी दी है। इसके नीचे अगर हम लोग बात करें तो 2.303 R, और यहाँ क्या ले लेते हैं, टेम्परेचर की अगर बात करें तो T2 माइनस T1 अपान T2। इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है। वैल्यू कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है। रेट देखिए क्या बोले, डबल हो रहा है, यानी अगर पहले 1 था तो अब क्या हो गया, उसका डबल हो चुका है, यानी ये इसकी जगह आप डेटा क्या ले लेंगे, 2 आ जाएगा। टेम्परेचर सेल्सियस में, इसे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, 273 आप यहाँ जोड़ेंगे तो 273 यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 293 केल्विन, और इसमें फिर आपको 273 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर इसमें 273 आप जोड़ रहे हैं तो 5 3 8 यानी 308, तो आपको क्या मिल गया, T1 T2 मिल गया। अब R की अगर बात करें बच्चा, तो R की वैल्यू इन्होंने दे तो रखी है, लेकिन आंसर्स आपके कहाँ आ रहे हैं, किलो जूल में, तो इसका मतलब R की इस वैल्यू से तो काम चलेगा नहीं, तो इस जूल वाली वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, किलो जूल में, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सारा डेटा इसमें बच्चा फिल कर दीजिए और फाइनली इसके बाद आप देखेंगे आपको आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। अगले क्वेश्चन का रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर देन 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, रीजन क्या है कि 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर देन एज कंपेयर टू 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये बात भी बिल्कुल सही है, और इस कारण से ही इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। अगला क्वेश्चन कहने एथाइलिडीन, देखिए हम लोग जब जेम और विस की नेमिंग की बात करते हैं ना तो बोलते हैं जेम मतलब एक ही कार्बन पे अगर दोनों लग गया तो एथाइलिडीन है, और दोनों पड़ोस पड़ोस कार्बन पे चल गया तो एथाइलीन है। ठीक, और अगर किनारे किनारे चला गया यानी बीच में 3 कार्बन के गैप आ जाए तो क्या बोल देते हैं, अल्फा ओमेगा। तो ये पूछ रहे हैं भाई कि एथाइलिडीन, ये देखिए डीन है ना, इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं, अगर दोनों एक ही कार्बन पे लगे तो उसे नाम क्या देते हैं, जेम डाइहैलाइड। 90 अमोनिया के साथ सॉरी, यहाँ आप NaNO2 और HCl के साथ गर्म कर रहे हैं तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट मिल जाएगा, यानी N2Cl, और फिर इसको CuCl2 HCl के साथ गर्म कर दे रहे हैं, यहाँ देखिए ना, तो ये क्या मिल जाएगा इधर, Cl। तो आंसर देख लो भैया, आंसर कौन सा इसका हो गया, फर्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। ये तो फैक्चुअल टाइप का है, रट्टाफिकेशन है। क्लोरोफेनिकॉल का इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर में। अगला है AgCN से अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, RNC। और अगर KCN के साथ आयनिक है, एक ऊपर वाला कोवलेंट है, इसके साथ रिएक्शन अगर आप करवा रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, RCN साइनाइड। तो एक में मिल जाएगा आइसोसाइनाइड, एक में मिल जाएगा साइनाइड। तो देखो भैया कौन सा है, A और B पूछा गया है। A क्या है, आइसोसाइनाइड, और B क्या है, साइनाइड। यानी कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 92 का क्या हो गया, थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2। SN2 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो प्राइमरी हैलाइड सारे हम लोगों ने लिया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस को फोकस करना है, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा उसका रेट क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। तो किस ऑर्डर में लिखना, डिक्रीजिंग, यानी सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। इनमें अगर हम सब में चेक करें तो देखिए यहाँ भी ब्रांचिंग है, यहाँ भी ब्रांचिंग, यहाँ भी ब्रांचिंग, लेकिन इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। इसका मतलब इसमें हिंड्रेंस सबसे कम है, तो इसका रेट सबसे फास्ट हो जाएगा। तो R आना चाहिए सबसे टॉप पे, यानी ये भी आपका गलत हो गया और ये भी आपका गलत हो गया। R सबसे टॉप पे आना चाहिए। ठीक, अगले में आ जाइए। इसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ Cl के बिल्कुल पड़ोस में आपने एक मेथाइल ग्रुप लगा दिया है, यहाँ इससे आपने काफ़ी दूर लगाया है, और यहाँ इसके तुलना में अगर बात की जाए, इसके तुलना में तो दूर है लेकिन इसके तुलना में क्या है, ये पास है। तो इसका मतलब यहाँ हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, कम, यहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा, और यहाँ सबसे ज़्यादा। तो R के बाद क्या आना चाहिए, Q। तो R के बाद Q एक ही ऑप्शन में है। तो 93 का फोर्थ इज राइट आंसर। ये भी बच्चा सीधे फार्मूला दे दिया गया है, यानी फार्मूला याद करना, इसमें बताने के लिए कुछ तो है नहीं है, फोर्थ आंसर है। अभी जो पीछे एक हम लोगों ने नहीं लिखा था कि T1 T2 जो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी दी गई थी, तो उसी का एक फार्मूला है, दूसरे तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है इस फार्मूले का। आगे, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस रिएक्शन। देखिए अगर आपने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया है, KCN से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये क्या, आप SN2 करवा रहे हैं। ठीक, अब कह रहे हैं इट इज ए बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, SN2 है, क्योंकि प्राइमरी के केस में जनरली क्या करवाते हैं, SN2, और टर्सरी के केस में क्या करवाते हैं, SN1। दूसरा कह रहे हैं इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। नहीं, अगर आप SN2 करवा रहे हो तो एक स्टेप में होता है, और अगर SN1 करवा रहे हैं तो 2 स्टेप में होता है। ये बात तो गलत हो गई। तीसरा कह रहे हैं रिएक्टेंट में टर्न इनटू द अम्ब्रेला शेप्ड इनसाइड आउट। एक्चुअली है क्या कि जब हम SN1 करवाते हैं तो उसमें दोनों होता है, रिटेंशन भी, इन्वर्जन भी। लेकिन जब SN2 करवाते हैं तो उसमें सिर्फ इन्वर्जन होता है, सिर्फ इन्वर्जन होता है। तो इसका मतलब ये जो बात ये बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट में टर्न इनटू द अम्ब्रेला शेप्ड इनसाइड आउट, ये बात भी बिल्कुल सही हो गई, केवल इन्वर्जन की बात है। और अगर SN1 होता तो दोनों होता है, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों रहता है। फिर कहने इंटरमीडिएट, ये कार्बन नहीं, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट SN1 में मिलता है, SN2 में मिलता नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ इज राइट आंसर। आगे आ जाइए। इफ द टेम्परेचर इंक्रीज बाई 30 डिग्री द रेट नियरली इंक्रीज। अगर बच्चा 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेट क्या हो जाता है, डबल। ठीक, तो 30 बढ़ा रहे हैं, यानी 10 बढ़ाने पे कितना हो गया, डबल। तो फिर अगला 10 बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, इसका डबल, यानी 4 टाइम्स। फिर अगला 10 बढ़ा दिया, फिर जो करंट रेट होगा उसका डबल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स। आंसर क्या हो गया, फोर्थ। अगला क्वेश्चन, अगर डी वाले ग्राफ को हम लोग देखें तो अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ा या घटा रहे हैं तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और अगर कंसंट्रेशन का रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, जीरो ऑर्डर। मतलब रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। अभी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ रहे थे, अगर लॉग कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ देखे थे, किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक, तो इसका मतलब ए और सी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, यानी ये 1, और बी और डी क्या है, जीरो ऑर्डर यानी सेकेंड। तो आओ जरा मैच करवा लो भाई, ए एंड सी क्या है, फर्स्ट, ये दिया ना फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका मतलब ए एंड सी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, और बी एंड डी क्या है, सेकेंड ऑर्डर। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। आगे आइए,
करें व्हाट वुड बी द रेट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन AB प्रोडक्ट इफ फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, आइए जरा देखा जाए। ये जो डेटा दिया गया है इसमें पहले A और B के संदर्भ में आप वो सिलेक्ट कर लीजिए कि जहाँ कंसंट्रेशन में चेंज ना आ रहा हो। जैसे अगर पहले यहाँ हम देख लेते हैं कि अगर हम B को देख लें तो यहाँ देखिए दोनों कंसंट्रेशन क्या दिया गया है, सेम। तो आइए जरा आप A के रिस्पेक्ट में देखते हैं। A का कंसंट्रेशन हम लोगों ने 0.1 से 0.2 कर दिया, यानी क्या कर दिया है, डबल। और अगर A का कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो यहाँ रेट देखिए क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अगर कंसंट्रेशन आपने क्या किया है डबल, तो रेट क्या हो गया है, 4 टाइम्स, यानी A की पावर क्या है, 2। अब दूसरे डेटा में आइए, जब इसकी वैल्यू सेम, यहाँ जरा वैल्यू सेम ले लीजिए, A की पावर 2। यहाँ अगर इसको हम लोग, ये फिक्स है। अब यहाँ जरा आइए, यहाँ आपने B का कंसंट्रेशन क्या कर दिया है, डबल, तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, यानी कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब पावर क्या है, 0। तो A की पावर क्या हो गई, 2, और B की पावर क्या है, 0। तो ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, फर्स्ट आपको। अगला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन दिस द एक्सपेरिमेंटल डेटा सजेस्ट रेट इज दिस द मॉलिकुलरिटी एंड। अच्छा, जब हम लोग मॉलिकुलरिटी देखते हैं बेटा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो रिएक्टेंट उनके कॉफिशिएंट देखते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है, इसका मतलब कॉफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ इसके पहले कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कॉफिशिएंट क्या है, 1। तो मॉलिकुलरिटी इसकी क्या हो गई, 2। तो देख लो भाई, एक ही ऑप्शन है, आगे कुछ आपको चेक ही नहीं करना है, एक ही ऑप्शन में आपको मॉलिकुलरिटी 2 दिख रही है, ठीक। और जब ऑर्डर की बात करते हो तो क्या करते हो, पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पावर क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, 1/2। तो 1 + 1/2, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2, मतलब ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 3/2। तो 4th राइट आंसर। अगले क्वेश्चन आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए कायरल कार्बन होना चाहिए। और कायरल कार्बन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसी अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हों। तो आओ चेक करते हैं। यहाँ अगर इसको देखें तो यहाँ देखिए सेम ग्रुप दोनों साइड में लगा है, यानी चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप है नहीं, तो ये तो बेकार हो गया। यहाँ अगर आप देखो तो ये देखिए इस कार्बन पे क्या है, सेम ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी बेकार हो गया। यहाँ अगर हम लोग आ जाएं, इस कार्बन को देखें तो इधर लगा है D, इधर लगा है H, यहाँ एक अलग एल्काइल ग्रुप है, इधर अलग एल्काइल ग्रुप है, तो ये तो कायरल हो गया, 3rd। और 4th में आ जाए तो देखिए सेम ग्रुप आपको दिख रहा है, तो कायरल कार्बन कौन है, 3rd, और अगर 3rd कायरल है तो ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चा, आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा, और थैंक यू वेरी मच।